अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का करम। सॉरी, थोड़ा सा देर हो गया है कहीं ज्वाइन करते हुए। अच्छा, हमारी लास्ट की क्लासेस थोड़ी लगातार मिस हो रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आप लोगों का जो कोर्स था वो इम्पैक्ट हो चुका है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों को जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कारपोरेट टैक्स रिटर्न। अच्छा, कारपोरेट टैक्स रिटर्न फाइल कब करनी है, ये एक क्वेश्चन हम जरा से उसको रिव्यू करते हैं, क्योंकि आपके पिछली क्लासेस मिस होने की वजह से जो कंटिन्यूटी है ना वो मुतासिर हुई है। तो कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न की डेट क्या है, डेडलाइन क्या है? आवाज लैग कर रही है। अगर मेरी तरफ से मसला नहीं है, अगर अगर ये आपकी मुझे समझ नहीं है, पता नहीं कब तक मेरे पास कम आ रही हो ओके, या कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, डेडलाइन क्या है? आवाज आ रही है सबको? जी सर, आवाज़ आ रही है। लेकिन अभी जो अगर मैं ये कहूँ कि जो कॉर्पोरेट टैक्स का सर्टिफिकेट है, जिस भी कंपनी जिस भी एंटिटी का है, उस पर अगर लिखी हुई है तो वही वैलिडिटी होगी उसकी ऑथेंटिक। अच्छा, इनका एक पॉइंट है बड़ा ज़बरदस्त कि हम जब कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर डेट मेंशन होती है। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं, जब उनकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन हुई थी तो उस वक्त फर्स्ट टाइम में उनका जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया गया था तो उस पर जो डेडलाइन मेंशन थी वो थी 30 सितंबर 2025। लेकिन सितंबर के महीने में यू डाउनलोड करते तो आपको पता चलता कि वहां पे आवाज आ रही है सबको? तो मैंने आपसे सर कहा आवाज़ कि जी जी, सर वो मैं आपकी समझ आवाज़ समझ कट रहा हो हूँ। रही है बहुत ज़्यादा। नहीं, वो हमारी असल काइंडली में रिपीट मैंने कर बताया दें। ना कि मैं हूँ अटक का, डिस्ट्रिक्ट अटक में होम टाउन है। तो इट्स अ ब्रिज, बिल्कुल अटक पुल यहाँ से केपी के और पंजाब का ब्रिज है। यहाँ पे जो कोई हालात ख़राब होते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेट को इंटरनेट को जो है वो डाउन किया जाता है। अच्छा, आई रिपीट, इनका पॉइंट ये था कि सर्टिफिकेट के ऊपर डेट मेंशन होती है, लेकिन मैं प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने डेट सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हुआ है ना बहुत सारी कंपनीज का, ये वाला पॉइंट मैं बता चुका हूँ कौन सी कंपनीज का, वो कंपनीज जो जून 2023 के महीने में बनी हैं, उनका पहले अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते तो वहां पे लिखा आ रहा था 30 सितंबर 2025। सब कंपनीज ऑनर मुतमईन होकर सोए हुए। अचानक उन्होंने डेट चेंज की थी और 30 सितंबर 2024 कर दी गई थी। किन कंपनीज के लिए? वो कंपनीज जो सिर्फ जून के महीने में 2023 में रजिस्टर हुई हैं। ठीक है, अदर देन दिस एनीवन, डेट क्या होगी लास्ट? अच्छा सर, इसी बात की कंटिन्यूटी में मुझे ये बता दें कि अगर लेस से जून से पहले हुई है या बाद में हुई है, उनकी डेट तो होगी चेंज। ठीक है। अब ये है कि अगर वो पोर्टल एफटीए का पोर्टल अभी अगर हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, वहां से सर्टिफिकेट, तो वो तो लेटेस्ट ही शो करेगा ना, उसकी ड्यू डेट और उसका जो भी ड्यूरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न, जी, वो तो वो सही अभी show लेटेस्ट शो करेगा। करेगा, लेकिन मेरा पॉइंट है, पर्पस आपसे कॉन्सेप्ट पूछने का, डेट कौन सी होती है? जनरली आपके पास क्लाइंट आता है, आपको कहता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको ऑनर कहते हैं कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है। अच्छा, पहले मुझे ये तो बताएं कि अगर अभी कोई कंपनी खुली है तो उसकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होगी? वो आई थिंक इमीडिएट है अब तो। Sir, within 3 months. अच्छा, ये वाला भी एक पॉइंट कुछ स्टूडेंट्स को, खुद मेरे एक स्टाफ मेंबर है, उन्हें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था जो उन पे बात हुई। जो कंपनीज 1 मार्च 2025 से पहले बनी है, 1 मार्च 2024 से, उनके लिए तो एक डेडलाइन का पूरा चार्ट है, और इस डेडलाइन का ताल्लुक है उनके मंथ ऑफ इशूएस ट्रेड लाइसेंस इशू से। राइट, डेडलाइन तो आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जो कंपनी लेटेस्ट बन रही हैं, 1 मार्च 2024 के बाद रजिस्टर हो रही हैं, उन्होंने विद इन 3 मंथ्स ऑफ देयर ट्रेड लाइसेंस
इशुएंस, उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है, अप्रूव होना ज़रूरी नहीं है, अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि ठीक है, आप कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्टर कर दें मेरा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं, आपने अभी तक उसकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन अप्लाई भी नहीं की, अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं आया। वैसे आपसे ऑनर ने पूछा कि बताएं मेरी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट क्या होगी, क्या जवाब देंगे उसे अबीर? और ये न्यू जो अभी ओपन हुई 1 मार्च 2024 के बाद वाली कंपनी की ओपनिंग की आप हाँ पूछ जी, रहे हैं? किसी का कर लें, वैसे प्रिंसिपल तो एक ही है सबके लिए। सर क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो वो जो हमें डेट्स दी हुई और इसके लिए तो फिर विद इन 3 मंथ्स ऑफ ओपनिंग ऑफ अ कंपनी ही है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मैं समझ गया, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन कब करनी है वो तो समझ गया, रिटर्न की डेडलाइन का क्या क्राइटेरिया है? जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो तो विद इन 9 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होती है ना। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न पढ़ी है उसको ज़रा क्विकली रिवाइज करें कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, कहाँ पे क्लिक करना है। ओके, आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। इस तरह से आपके सामने कॉर्पोरेट टैक्स का क्या प्रॉब्लम है यार। अच्छा, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। कॉर्पोरेट टैक्स अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ऐसे आपके सामने एक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, ठीक है। हमने कहाँ पे क्लिक करना है अगर हमने रिटर्न फाइल करनी है? ये 3 डॉट्स को क्लिक करना होता है। नहीं, हम कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करने लगे, रिटर्न फाइल करने लगे हैं। पूरी स्क्रीन को एक मरतबा फिर देखें। अब बताएं, ये वाली चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, जस्ट अ रिफ्रेशर। आवाज़ आ रही है सबको? जी आवाज आ रही है सर। जी अबू बकर, कहाँ पे क्लिक करना होगा? आपके सामने ये स्क्रीन कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर क्लिक करें ना, इसमें से कोई ऑप्शन आता होगा। लेफ्ट साइड पे देखें, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स पे मैंने इसके ऊपर माउस रखा था तो ये जी हाईलाइट हो गया था। अच्छा। ठीक है, जी ये आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये कौन सी कंपनी होगा जिसका ऐसे वन नॉट फाइल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा? इसकी रिटर्न फाइल ना हुई हो या सबमिट नहीं हुई होगी। नहीं, सबसे पहली चीज़ ये है, रिटर्न ओपन होती कब है? वन नॉट फाइल्ड ओपन होती कब है? जब डी हो जाती है उसका पीरियड उसका एलिजिबल हो जाता है। जब उसका पीरियड फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा। ठीक है। अगर अभी किसी कंपनी का ईयर एंड जनवरी टू दिसंबर है और अभी दिसंबर जी का महीना एंड ही नहीं हुआ, अभी उसकी रिटर्न हम्म। ओपन नहीं हुई होगी, ठीक है। ठीक। हाँ जी, अब मुझे पता है, मैंने जो ही इधर वन नॉट फाइल्ड पे क्लिक किया,
व्यू ऑल पे क्लिक किया, ये चीज़ नज़र आने लग गई। ठीक है। इसमें आप मुझे बताएं कि ये वाली कंपनी कब रजिस्टर हुई होगी आपके ख्याल में? जून 2023 में हुई थी, ठीक है। इन्होंने पहले 30 सितंबर 2024 किया और फिर इन्होंने उसको रिवाइज कर दिया, ठीक है। इसमें आपको ये भी नज़र आ रहा है इसका कौन सा कितने पीरियड के लिए रिटर्न फाइल होनी है। अब कहाँ पे क्लिक करेंगे? फाइल पे फाइल क्लिक पे करेंगे सर। सर। फाइल पे क्लिक करेंगे। सबसे आसान काम पोर्टल का इस्तेमाल है, ठीक है। ये आपको खुद इतना यूज़र फ्रेंडली होता है, आपको खुद पता चल रहा होता है क्या होगा। जी मैंने फाइल पे क्लिक किया, ये स्क्रीन आ गई और मैंने इसको टिक करके नीचे लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। ऊपर कंपनी की डिटेल नज़र आ रही हैं और ये डिटेल उसने कहाँ से पिक की हैं? और जो हमने रजिस्ट्रेशन की थी वहां से। ठीक है, जहाँ तक आपने तमाम डिटेल देखी। जब तमाम डिटेल देखी, आपने देखा सब ठीक है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे इज द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट। अगर नो करेंगे तो ये आपको वापस अमेंड टैक्सेबल पर्सन पे लेके जाएगा, ठीक है। अमेंड टैक्सेबल पर्सन को, ये आप लोग पॉइंट नोट कर लें प्लीज़। इसको हम आगे इंशाल्लाह ताला तसल्ली से भी देखेंगे कि अमेंड टैक्सेबल पर्सन से क्या मुराद है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने उसको भी याद रखना है। अच्छा, इज द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट, अभी के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं यस एवरीथिंग इज करेक्ट। अगर ये करेक्ट ना होती तो पहले आप अमेंड करते और उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करने के काबिल होते। ओके, यस किया जी, मैंने से यस किया ना, पहली वाली स्क्रीन इधर ख़त्म हो गई थी, इसके नीचे मजीद स्क्रीन खुल गई। अच्छा जी, इज द टैक्सेबल पर्सन अ पार्टनर इन वन और मोर अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। क्या पढ़ाया था मैंने अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का? सर अगर मोर देन वन पर्सन आपस में पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं है, तो हम्म, वो होती है बेसिकली हमारी अन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। और इसकी अनइनकॉर्पोरेटेड। रजिस्ट्रेशन तो होती है, लेकिन इसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर जो होंगे वो अपने रिस्पेक्टिव इनकम के साथ इसको शो करेंगे। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगी। नहीं, अगेन मैं अभी आपका सॉरी, मुझे थोड़ी सी आवाज़ क्लियर नहीं हुई। आपने कहा ठीक है इसकी रजिस्ट्रेशन तो होती है, अगर इन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है आपकी रजिस्ट्रेशन तो होती है, लेकिन इसकी प्रॉफिट की क्या ट्रीटमेंट होती है टैक्स की? सर इसकी प्रॉफिट की ट्रीटमेंट ये होगी कि पार्टनर्स के जो भी शेयर्स होंगे वो उनकी रिस्पेक्टिव इनकम के साथ शो होंगे। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर दो पार्टनर्स हैं तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी प्रॉफिट की वो बेसिकली उनकी उसके अगर कोई और उनकी इनकम है तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगी। ओके, मेरा क्वेश्चन अबीर और मंजूर के अलावा है, किसी से कोई भी इसका आंसर करे। मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक नेचुरल पर्सन है, मैं और मंजूर हुसैन ने एक पार्टनरशिप ओपन की है, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है, उसकी हमने रजिस्ट्रेशन तो करवानी है, उसका प्रॉफिट मेरे और मंजूर के हाथों में टैक्स होगा, ठीक है, मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या एप्लीकेशन होगी। अगर मेरे पास 5 लाख दरम का प्रॉफिट आया या रेवेन्यू आया 500,000 का, क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी उसकी? हाँ शाही स्टाइल होता है। जी इश्तियाक। 375 एग्जेम्प्ट होगा, बाकी जो है ना वो 125 पे 9% टैक्स लग जाएगा। नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मिस भी किया है। वो 1 मिलियन वाला, हाँ ठीक है। वन में अगर कोई और नहीं है तो फिर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 1 मिलियन अगर वो फिर बिजनेस के स्लैब से ही निकल जाएगा। अगर कोई और इनकम है और 1 मिलियन का इसका टर्नओवर पूरा होता है तो ये
फिर अब ये इसमें एक और भी क्लियरिफिकेशन चाहिए कि उनका ये नेट प्रॉफिट है या टोटल रेवेन्यू है, क्योंकि इसमें Revenue, इनकॉर्पोरेटेड में रेवेन्यू असल में revenue. डिस्ट्रीब्यूट होंगी पार्टनर्स के अच्छा, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को, और रेवेन्यू पे जो है ना रिस्पेक्टिव जो उनके एक्सपेंस होंगे वो माइनस होंगे। तो पता नहीं फिर अब क्या है कि वो अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू 1 मिलियन से कम है, अब क्या होगा? नहीं टैक्स लगेगा, वो टैक्स वो उस पर कोई टैक्स ही नहीं है, क्योंकि अभी वो यूआर मीट ही नहीं इनपुट, करता, मतलब बिजनेस की डेफिनेशन को मीट नहीं करता। ठीक है, फिर मैंने क्या अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी? रजिस्ट्रेशन तो मेरे ख्याल में करानी पड़ेगी। नहीं उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, अच्छा, अभी उसकी रजिस्ट्रेशन क्योंकि वो बिजनेस की नहीं है, डेफिनेशन में ही नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा आगे चलते हैं। व्हाट इज द टैक्सेबल पर्सन रेवेन्यू डिराइव ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड? ये क्यों इन्होंने पूछा हुआ है? ये हम पहला फॉर्म पढ़ रहे हैं, इससे आपके रेवेन्यू से कौन कौन सी चीजें रिलेट करती हैं? एनीवन, क्या क्या चीजें रिलेट करती हैं आपके रेवेन्यू से? सर इसमें स्मॉल बिजनेस रिलीफ एक तो हमारा रिलेट करता है, कि हम ये देखेंगे कि अगर 3 मिलियन से कम है और प्रीवियस 2 इयर्स का भी हम देखेंगे तो एक तो उसका ये तो पर्टेन करता है। और दूसरा हम यहाँ पर कैश एंड अक्रूवल बेसिस का देखेंगे कि अगर तो 3 मिलियन से कम है रेवेन्यू तो वो फिर कैश और अक्रूवल दोनों कर सकते हैं, और 3 और 50 मिलियन के बीच में है तो IFRS फॉर SMEs, और अगर 50 मिलियन अबव है तो फिर IFRS पे जो है उसके अकॉर्डिंग इसकी ट्रीटमेंट होगी। और SMEs और IFRS जो है वो दोनों एक्रूवल बेसिस पे ही होता है। अबू बकर, ऑडिट का क्या ताल्लुक होता है इससे? आवाज आ रही जी जी, है सर? ऑडिट के लिए एक तो उन्होंने एसएमई और वो चीजें बता दी, ऑडिट वाली चीजें मेरे जैसे निकली हुई हैं। आईएफआरएस वाले जो है वो तो ऑडिट करने पड़ेंगे, जो ऑडिट 50 वाले, मिलियन से ठीक ऊपर है, उसको 50 मिलियन से ऑडिट ऊपर, करना पड़ेगा 50 मिलियन प्लस, ठीक है। और जी। IFRS पे अकाउंट्स IFRS पे बने होते हैं, जो आईएफआरएस वाले उनको ऑडिट करना पड़ेगा जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके आगे लिखा हुआ है, हैज द टैक्सेबल पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीन प्रीपेयर्ड अंडर द कैश और एक्रूवल बेसिस? अगर आपका रेवेन्यू 3 मिलियन से ऊपर है, क्या वो एक्रूवल कैश बेसिस एक्सेप्ट करेगा? कर नो लेगा सर। सर। कैश और अप्रूवल अपनी मर्जी है ना। 3 मिलियन से ऊपर है, नहीं फिर नहीं, नहीं फिर कैश नहीं कर नहीं सकते, करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर 3 मिलियन से कम है, फिर कैश कर सकते हैं फिर कैश भी कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने एक दफ़ा कैश सेलेक्ट कर लिया, क्या इन जी। फ्यूचर टाइम पीरियड आपके पास चेंज करने का ऑप्शन होगा? ये नहीं पता। ठीक है, इरिवोकेबल है, लेकिन आपको स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है FTA से, ठीक अच्छा, है। क्योंकि फिर वो गैप आ जाएगा ना रेवेन्यू में, समझ नहीं आएगी कि कैश वाला था या रेवेन्यू वाला था, इसलिए फिर हाँ, अप्रूवल लेना पहले पड़ता आप एक पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, है जी। अचानक आपने उसके चेंज कर ली, ठीक है, गैप आ जाएगा। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन शो हो मल्टीनेशनल है रही कि है? नहीं? जी, मल्टीनेशनल इंटरप्राइज ग्रुप, क्या ताल्लुक है इसका भी? वो 15% सर बढ़ जाएगा, 9% की जगह 15% हो ओके, जाएगा। थैंक यू अबू बकर। अच्छा, बाकर और साकिब, एनीवन प्लीज, मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज ग्रुप का क्या ताल्लुक होता है? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। सर मैंने कहा, आप अभी स्क्रीन आपको शो हो रही है ना, जी जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द टैक्सेबल पर्सन अ मेंबर ऑफ अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ग्रुप, क्या ताल्लुक है इसका? क्या फर्क पड़ेगा अगर वो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज का ग्रुप हो? मल्टीनेशनल इंटरप्राइज का मतलब है कि उसकी उधर की इनकम जो है फिर वो भी इधर रिलेट करेगी, जो उधर नहीं, से मेरा उसे कोई क्वेश्चन ये है शेयर। कि लेकिन फर्क क्या पड़ेगा अगर मल्टीनेशनल कंपनी ग्रुप का पार्ट है भी, तो क्या इम्प्लीकेशन होंगे उसके? क्या इम्प्लीकेशन होंगे? क्या कोई रेट में फर्क आएगा? OECD, आपको याद है कुछ पढ़ाया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन यस डेवलपमेंट? सर। जी, यस सर। वो पिलर सर 2 वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना। क्या होगा? सॉरी सिद्रा, कितना टैक्स लगेगा इस पे?
सर वो पिलर 2 वाला आई गेस कॉन्सेप्ट आएगा 15% पे चला डबल जाएगा टैक्सेशन का तो नहीं आएगा सर? जी डबल टैक्सेशन नहीं नहीं, देखिए 15% मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज होंगी ना, तो होता क्या है कि वो एक ट्रांसफर प्रॉफिट ट्रांसफरिंग का खतरा होता है, ठीक है। जी कि आप अपना, ये मैंने पूरी एक साइंस आपको पढ़ाई थी कि कैसे कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रॉफिट हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में ट्रांसफर कर रही थी। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज होंगी उन पे 15% टैक्स हो, ठीक है। अगर आप इसको यस कर देंगे ना, ये आपको 15% की फक्की पड़ जाएगी, ठीक है, 15% टैक्स लगेगा। अच्छा, इसके आगे क्या है? इफ द टैक्सेबल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज एस्टेब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉज ऑफ द यूएई और अंडर द लॉज ऑफ अ फ्री जोन, ठीक है, यानी क्या ये यूएई के लॉ के अंडर बनी है, ठीक है, फ्री जोन भी यूएई का पार्ट है। एनीवन? सर अगर सर वो ये बाहर का तो रेजिडेंट होगा इसलिए है, जी ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? कि किसी और मुल्क में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम इसको करेंगे ना, यस ये ऑलरेडी यस हुआ सर। इसकी रीज़न ये थी कि ये मैंने इसकी जो कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग किया ना, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन, वहाँ से इसका डाटा उठा लिया था। अगर इससे नो करते कि ये इनकॉर्पोरेट यूएई में नहीं हुआ, फिर वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछता इसी तल्लुक में, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के तनाजुर में क्या पूछता? सर वो फिर ये पूछता कि अगर नॉन रेजिडेंट है तो फिर किस बेसिस पे है, आया कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं, नेक्सस है? इससे इससे पहले आप कहते हैं कि वो यूएई में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, बाइड हुई है, डज इट मीन कि इट्स नॉन रेजिडेंट? स्टिल रेजिडेंट हो सकती है अगर वो यूएई में एस्टैब्लिश नहीं भी है, यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है भी है, फिर भी एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आप रेजिडेंट बन सकते हैं। कंट्रोल वाला कि अगर दोनों कंट्रीज के कंट्रोल एंड अंदर मैनेजमेंट, रेजिडेंट है? जी बिल्कुल। सर। अगर आप इसे नो होता ना, तो इसने आपसे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का पूछना था, ठीक है। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द टैक्सेबल पर्सन टैक्स रेजिडेंट इन अ जुरिसडिक्शन अंडर एन एप्लीकेबल डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, क्या ये डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के नतीजे में किसी और मुल्क में टैक्सेबल है, किसी फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल है? व्हाट इट मींस? डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट क्या होता है? सर अगर सलमान एक और कंपनी, सलमान अली, सलमान और काशिफ और सफ़ीउल्लाह। सर डबल टैक्सेशन ये होता है कि दूसरे मुल्क के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें ये डिसाइड कर लेता है कि वो मुल्क इस पे टैक्स चार्ज करेगा या यूएई इस पे टैक्स चार्ज करेगा। फिर इसमें सर जो यूएई टैक्स रूल है उसको फिर नहीं देखा जाता, और जो डबल टैक्सेशन रूल है उनको देखा जाता है कि उसमें क्या डिसाइड हुआ है। ठीक है। अच्छा, जब भी डीलिंग मुल्कों के बीच में हो रही हो ना, फिर आप बेहतर होता है कि ऑनलाइन चेक कर लें। आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइड से जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हुए हुए हैं यूएई के, ठीक है। जो टेस्ट ट्रीटी होती है, इसका भी बड़ा काम है। इसके कुछ लोग ऐसे भी हैं, 2022 के स्टार्ट में मुझे एक बिजनेसमैन से मुलाकात हुई थी 2023 के स्टार्ट में, जो सिर्फ काम ही टेस्ट ट्रीटी का कहता था। अच्छा, अगर वो इसको हम यस कर दें तो वो हमसे पूछेगा कि किस मुल्क में उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर इसे नो कर दें तो नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर इसको यस कर दिया तो उसने मुझसे पूछा कि कौन से मुल्क में, ठीक है। अगर मैंने इसे नो किया होता ना, तो डेफिनेटली इसने मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना था, ठीक है। ये अगर इधर मैं नो कर दूं तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गायब हो जाए। हाँ जी, उसके आगे क्या लिखा है? is the taxable person a non-resident person?
ठीक है, बाकी क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये मैं यस करूं, ये नॉन रेजिडेंट है इन द केस? सर अगर इसमें यस करेंगे तो फिर वो बेसिस पूछ लेगा कि किस बेसिस पे नॉन रेजिडेंट है, और अगर नो करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं पूछेगा आई बिलीव। अच्छा, क्या आपके कॉर्पोरेट रिटर्न के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन मार्क लगा सकती हैं आप कि इसमें क्या कोई ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं? जी सर, मुझे ये लग रहा है कि जब उसने ऊपर पूछ लिया है कि टैक्स रेजिडेंट है और जब यस कर दिया तो फिर उसके बाद तो ये नहीं आना चाहिए था ना। जो पॉइंट है मेरा वो ये बन रहा है, देखें ये अभी आप देखिएगा कि मैं एक और एरो लगाने ही लगा हूँ। यहाँ पे मैंने उसे कहा कि जो कंपनी है वो यूएई में इनकॉर्पोरेट हुई है, इसको मैंने यस कर दिया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि क्या वो नॉन रेजिडेंट है, वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सवाल ये एक केस हो सकता है, अच्छा वो भी नहीं बनेगा, यानी बांस वाला भी नहीं बनेगा। तो ये दो चीज़ें हैं कि जब हमने एक दफ़ा कह दिया कि हम हैं यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हैं, तो इसका मतलब है कि वी आर अ रेजिडेंट पर्सन। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पूछने का कि क्या आप नॉन रेजिडेंट हैं, ये वाला मीनिंग, ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें। सही, डेफिनेटली या तो इसको चेंज किया जाएगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये रिटर्न रिवाइज होगी, इसमें डिफाइन होती रहेंगी, मजीद चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, हाउएवर अभी तक उन्होंने ये ऐसे दिया हुआ है इस फॉर्मेट में। इसमें मुझे ये बताएं कि चलें अगर मैं इसको यस करूंगा तो वो मुझसे क्या पूछेगा? बेसिस पूछेगा कि किस बेसिस पे आप नॉन रेजिडेंट हैं, या कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है या तो फिर नेक्सस है। ठीक है, सही नज़र आ रहा होगा आपको। व्हाट इज द बेसिस फॉर नॉन रेजिडेंट जुरिडिकल पर्सन टू फाइल द टैक्स रिटर्न? या वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा या उसका नेक्सस होगा, इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकती है? जी सर, स्टेट सोर्स इनकम है लेकिन उसमें चूंकि रिक्वायर्ड नहीं होती है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब मुझे कोई और आंसर करेगा, ठीक है, मजीद क्वेश्चन पे आपने आंसर नहीं करने, आप पे वक्ती तौर पे पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, फ्रीज ऑन, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है भाई? मेरे सामने तकरीबन 12 स्टूडेंट्स तो हैं, एक तो आंसर ना करें ना। सर फ्री जोन में मेरा एक पिछली क्लास में से क्वेश्चन है, वो भी कर सकता हूँ या बाद में? आप पूछें। सर वो आपने जो पढ़ाया था जिसमें 95% उसकी क्वालिफाइंग इनकम है और 5% उसकी दूसरी इनकम थोड़ा है, सा आगे तो चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसा इसका मुझे आंसर करेंगे अभी अबू बकर। क्या लिखा हुआ है? हैज द टैक्सेबल पर्सन मेड एन इलेक्शन which applied to any of the preceding 4 tax period to not be subject to corporate tax at the rate applicable to qualifying free zone persons? कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल क्वालिफाइंग 4 इयर्स का। सर एक दफा जब हम सेट कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट के 4 इयर्स सारे के सारे हमें फिर उसमें जो हमारी नॉन क्वालिफाइड इनकम होती है उसको भी क्वालिफाइंग इनकम प्रोसेस उसको कंसिडर करना पड़ता है ना, ये वो चीज़ तो नहीं है? ठीक है, तो क्या होता है 4 सालों से क्या तलब? इसमें ये होता है ना कि अगर आपने एक दफा उसको क्वालिफाइड इनकम या नॉन क्वालिफाइड इनकम जो भी इनकम थी आपने उसको उसको एज ए क्वालिफाई यूज कर लिया, यानी कि उसके उस पर टैक्स अगर एक दफा दे दिया तो अगले 4 साल देना पड़ेगा, ऐसे है मेरे ख्याल में। अगर आपने ऐसा, एक और मुझे स्टूडेंट से चाहिए रिस्पॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट ये कर रहे हैं कि जो है वो अगर आप एक दफा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है, लेकिन इसके बावजूद वो अगर कॉर्पोरेट टैक्स देना चाह रहे हैं, तो वो अगर ये उस सूरत में होता है जब हाँ ये वो नॉन रेजिडेंट होने की सूरत में होता है कि अगर आप नहीं नहीं यहाँ टैक्स दे देंगे और कहीं और देने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर आप उसको अगले 4 सालों तक चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, राइट? जी सर। यस सर। अच्छा, इसको नो क्यों किया हुआ है उन्होंने? और ये ग्रे में है, मींस मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड था। सर आपकी कंपनी फ्री जोन में नहीं होगी इस वजह से।
सर नहीं, क्योंकि अभी तो 4 साल नहीं ना हुए कॉर्पोरेट टैक्स को आए हुए। अभी 4 साल हुए नहीं है, ठीक है, अच्छा 4 साल नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ। अगर 1 भी साल जैसे ये होता ना, कंपनी जिस की रिटर्न कर रहे हैं फ्री जोन के अंदर है। नहीं, ये कंपनी मेनलैंड में थी, यस, अच्छा मेनलैंड में थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका जो तल्लुक है प्रीसीडिंग 4 टैक्स पीरियड वाला, ये उसने पहले पूछ लिया। सही, अच्छा, इसमें से बहुत सारा डाटा जो है ये वैसे उठाया जा सकता था फ्रॉम रिटर्न। अच्छा, अगर ये फ्री जोन में हो तब ये वाली चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए कि कब आपने रिलीफ क्लेम करना है, कब नहीं करना, ठीक है। इसका आपकी टैक्स स्ट्रेटेजी से बड़ा ताल्लुक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इफ द टैक्स पेयर इनकॉर्पोरेटेड, एस्टैब्लिश्ड और अदरवाइज रजिस्टर्ड इन अ फ्री जोन। हाँ जी, इसका ताल्लुक अगर नो करेंगे तो तब तो बात ही ख़त्म हो गई। हम यस करके चेक करते हैं। अच्छा, हम इसको यस करके चेक करते हैं क्योंकि असल रिदम ही तब आएगा मज़ीद, हम इस चीज़ को अच्छी तरह से तब समझ कर सकेंगे जब हम इसे यस करेंगे। जब मैंने यस ओके यस किया था तो क्या ऑप्शन आया था कि क्या इस साल आप ये ऑप्शन इलेक्शन वाला करना चाहते हैं? ये इलेक्शन है क्या? क्या आप पे नॉर्मली टैक्स लगाया जाए, ठीक है। सफ़ीउल्लाह, अबीर, सैफुल्लाह, सलमान अली, काशिफ। अच्छा, आप सब क्लास में लाइव मौजूद हैं, राइट? जी ओके, सर। ये वाला अच्छा, अब आप समझ गए। मैं इसको ज़रा नो करता हूँ। अगर यस करूँगा तो बात ख़त्म हो जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। हमने इस पर सिंगल टैक्स लगाना है। इसको नो करके देखा। अब उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप फ्री जोन पर्सन तो हैं, क्या आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन भी हैं? आप फ्री जोन पर्सन तो हैं, क्या आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन भी हैं? क्या होता है क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन? कोई जल्दी से बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसकी क्वालिफाइंग इनकम हो। क्वालिफाइंग इनकम और क्या, कितनी कंडीशन थी? सर 5 पाँच कंडीशन है। एडिक्वेट सब्सटेंस है, क्वालिफाइंग इनकम है, ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है। अच्छा, वैसे अच्छी बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं थोड़ा सा था क्योंकि पिछले 3 बैचेज में ना एक क्लास मिस होती जा रही है, तो मैं थोड़ा एक डिसहार्टेड किस्म का फील कर रहा था। तो ये वाली तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबकी तरफ से। और जो रिकॉर्डिंग लेते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट होती है उनसे कि आप किसी भी तरीके से मैनेज करें, लाइव क्लास लिया करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सबका रिवाइज है और अच्छा सबका रिफ्रेश है। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन। अच्छा, बस एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि एक कंपनी मैंने खोली, काम था मेरा कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, फ्रॉम चाइना से माल लेता हूँ और अमेरिका भिजवाता हूँ। कंपनी मेरी एक फ्री जोन में रजिस्टर है। काम मैं कोई नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, चाइना से माल उठवाया और मैंने अमेरिका में डिलीवर करवा दिया। ड्रॉप शिपिंग कह लें या ट्रेडिंग कह लें। यूएई में जो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पर्पज़ के लिए है। क्या ये क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन होगा? सर वो बैंकिंग नहीं ट्रांजैक्शन, सर। लीज वाली ट्रांजैक्शन, सर बैंक इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन इनके ऊपर अलाउ नहीं है ना। कोई और रीज़न भी है? ऑफशोर कंपनी नहीं हो जाएगी फिर उसकी? नहीं, ऑफशोर कंपनी एक लीगल टाइप होती है। ऑफशोर कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो यूएई में बिजनेस कर नहीं रही। ऑफशोर कंपनी एक सेपरेट टाइप है। और क्या कहते हैं इसे, बीसीसीआई कंपनी भी, हाँ मेरे जहन से नाम निकल गया, इंटरनेशनल कंपनी, आई डोंट रिमेंबर नाउ उसे क्या कहते हैं। वो एक खास टाइप है जो यूएई में लीगली बिजनेस कर ही नहीं सकती। जो ये चाइना से माल मंगवा के यूएई में इन करके भेज रहा है यूएसए में, या डायरेक्टली भेज रहा है? डायरेक्टली। लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड है इधर फ्री जोन में, हाँ जी, इसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है। सलमान अली, ओके, काशिफ आपका सर रिस्पॉन्स कंट्रोल सर कंट्रोल और मैनेजमेंट सिस्टम यूई के फ्री जोन में होना जरूरी है।
एडिक्वेट सब्सटेंस होना लाजमी है। वहाँ पे बंदे हों, वहाँ पे आपका कोर एक्टिविटीज़ हों, वो वहाँ पे हो रही हों जिनसे इनकम जनरेट होती है। जी अच्छा, अभी एक याद रखिएगा प्लीज़, जो हल्के लेवल के फ्री जोन है, हल्के लेवल के फ्री जोन कुछ ऐसे फ्री जोन एरियाज हैं जहाँ पे कंपनी बड़ी सस्ती बनती है। शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन, आप लोग नोट डाउन करते हैं ना मेरी बातें, जो स्लाइड में नहीं भी हैं, जो नोट्स में नहीं भी हैं, वो भी आप नोट डाउन किया करें प्लीज़। शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन, शाम्स फ्री जोन, शाम्स फ्री जोन शारजा मीडिया सिटी फ्री जोन हो गया। अच्छा, इसी तरह से किसी हद तक मैदान भी आ गया, मैदान फ्री जोन भी, ठीक है। मैदान दुबई का सबसे सस्ता फ्री जोन है, पूरे यूएई का नहीं, सिर्फ दुबई का। इसके बाद SRTIP, शारजा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्क, ये ऐसे फ्री जोन हैं जिनमें कंपनी सिर्फ बैंकिंग चैनल यूज करने के लिए या रेजिडेंट वीजा लेने के लिए रजिस्टर होती है। अगर आप क्वालिफाइंग फ्री जोन की इम्प्लीकेशन करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, अगर आप जॉब करनी है तो डेफिनेटली आपके लिए क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन के हवाले से इसका नॉलेज इतना अप्लाई नहीं होगा इन कंपनीज में, क्योंकि उनमें आपको पता है एडिक्वेट सब्सटेंस नहीं है। ये होगा जैसे जबल अली फ्री जोन है या जैसे शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन है, इस तरह के जो हैवी लेवल के फ्री जोन है, वहाँ पे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो वहीं पे होती हैं, वहाँ पे बड़ा, वहाँ पे इनका बड़ा यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपने मार्केटिंग करनी है तो आप उन लोगों को ऐड करें जो जबल अली फ्री जोन में है, जो सैफ जोन में है, जो DMCC में है, जो DIFC में है, जो कौन से दुबई इंटरनेट सिटी में भी काफ़ी हद तक अच्छी कंपनी मौजूद हैं। ऐसी ऐसे फ्री जोन को टारगेट करें जिनमें जो वाकई इधर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये उनके केस में यस हुआ करेगा। ओके, आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है, आपने यस कर दिया इसे। इसका मतलब ये है कि आप क्या करने लगे, यस कर दिया, क्या एप्लीकेशन होगी यहाँ पे। जी, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कहते हैं आप क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन है, देन क्या? का मतलब है सर कि वो इधर ही काम कर रहा है इसी फ्री जोन में, और उसकी 95% प्लस इनकम जो है वो इसी फ्री जोन से जनरेट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन में एक ड्रॉबैक भी है। उसकी जो नॉन क्वालिफाइंग इनकम है उसमें क्या प्रॉब्लम आएंगे? सर अगर वो तो नॉन फिर क्वालिफाइंग 5% से कम इनकम, होनी चाहिए। वो क्या होगी? 5% से कम होनी चाहिए, 5% से जितनी भी है, कम होनी चाहिए। से पर उसमें 3% है, थ्रेशहोल्ड नहीं होगा। उसमें थ्रेशहोल्ड नहीं होगा, उस पर 100% टैक्स लगेगा। ओके, 100% इनकम पे 9% टैक्स लगेगा। उसकी वजह ये है कि वो आपको कहेंगे कि भाई हमने आपकी 97% पे कोई नहीं लिया, 97% इनकम पे आपको टैक्स नहीं लिया, अब ये तो 300% बचती है, हम इस पे भी 375,000 का थ्रेशहोल्ड देखने लग जाएं तो मजीद आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ये हमारा पहला फॉर्म था, टैक्स पेयर डिटेल वाला, आपको नजर आ रहा होगा ग्रीन में टिक हो गया, राइट। सर इसकी रीजन वैसे ही मतलब उन्होंने सोचा है कि अगर एक बंदे को मतलब इतना मतलब इसको क्यों नहीं दिया, रिलीफ क्यों नहीं दिया इसको 375 का? काफ़ी रिलीफ हो गया ना, आपको इतना ज़्यादा तो दे दिया। 97%, अगर फर्ज करें आपका 3% है नॉन क्वालिफाइंग इनकम, 97% आपकी क्वालिफाइंग इनकम है। अब अच्छा आपकी जो 97% इनकम है वो उस पर 0% टैक्स है। अच्छा, इसलिए उन्होंने कहा कि right? फिर बाकी नहीं, एक क्रेडिट मिल गया तो दूसरा नहीं मिलेगा उन्हें। यहाँ पे बाकी नहीं दे रहे, फिर 3% पे मजीद क्या चेक लगाएंगे, बस सही। ठीक है सर जी। सर इसमें ऑप्शन भी तो दे रहा है ना कि हम खुद असेस करके देखें, अगर हमें नुकसान हो रहा है तो फिर हम एलेक्ट कर लेंगे कि हम नॉर्मल उसमें आ रहे हैं। जी, इलेक्ट किया जा रहा है बिल्कुल, फिर हम नॉर्मल में आ जाएं, नॉर्मल में भी टैक्स तो देना पड़ेगा।
मतलब सर यहाँ पे ये जो भी भाई पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम दोनों का असेसमेंट करके देख सकते हैं कि हमें कहाँ पर ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो इलेक्ट कर लें, लेकिन ये फिर इरिवोकेबल होगा, राइट? हाँ जी, ठीक 4 है सालों तक अगर आपने इलेक्ट कर लिया फिर 4 सालों तक आप रिवर्स नहीं कर सकते। नेट 4 ईयर तक, यानी टोटल 5 मीन टू ईयर। से कि हमें प्रोजेक्शन पहले बनानी पड़ेगी। आपकी जो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न है ना, ये वैट रिटर्न के मुकाबले में बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग वैट रिटर्न का ताल्लुक सिर्फ माजी से है, कॉर्पोरेट टैक्स का ताल्लुक फ्यूचर से भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है कॉर्पोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट। अब वैट रिटर्न में लोगों को जानता हूँ वो 150-2 दिरहम में भी करने वाले हैं, ठीक है, जो टाइपिंग सेंटर खुले हुए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न 1000 दिरहम से नीचे कोई नहीं फाइल करता, ठीक है। इसमें बहुत से डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। सही, ओके। तो हमेशा ये जो टैक्स स्ट्रेटेजी बनाना है ये एक सर्विस है, बाकायदा लोग रखे होते हैं उन्होंने इस काम के लिए। ओके, अब हम आ गए हैं अपने सेकंड पेज पे, इलेक्शन। हाँ जी, क्या चीज़ होती है इलेक्शन? इलेक्शन पहला है रियलाइजेशन बेसिस। रियलाइजेशन बेसिस क्या होता है? सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन था फ्री जोन से रिलेटेड, वो मैं अभी पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी प्लीज। अम, सर ये जो हमारे पास है कैबिनेट कैबिनेट डिसीजन नंबर 100, इसका मुझे ये सिर्फ इसका ये आर्टिकल 3 के 1D में जो बात हो रही है उसको सर बल्कि सॉरी आर्टिकल 3 का 1D, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा। पढ़ें, सुनाएं। अच्छा, कैबिनेट डिसीजन नंबर 100 क्या क्या था? क्या वैसे बाकी कोई बताएगा कैबिनेट डिसीजन नंबर 100? आपके क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन से दो आपके डिसीजन में रिलेट करते हैं, कैबिनेट डिसीजन नंबर 100 और मिनिस्ट्रियल डिसीजन 265। अच्छा, कौन सा आपने बोला? सर ये आर्टिकल 3 का, सर एक मिनट दीजिएगा। सर आर्टिकल नंबर 3 का जो क्वालिफाइंग इनकम का पॉइंट 1 है उसका 1D, एनी अदर एक मिनट, इनकम प्रोवाइडेड। सर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट है, ये मैंने कॉपी किया लिंक, आप लोगों के लिए चैट में पेस्ट कर दिया। अगर आप में किसी ने भी ये डिटेल में लाज पढ़ने हो, लेकिन डेफिनेटली इस लेक्चर के मेरे कोर्स कंप्लीशन के बाद ये पढ़िएगा, ठीक है। बीच में पढ़ेंगे आपको कुछ चीज़ें काफ़ी जो है वो कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको लिंक दे दिया। अब कौन सा आपने पॉइंट बोला? सर आर्टिकल नंबर 3 का 1D। आर्टिकल नंबर 3 का 1 डी। रिक्वायरमेंट 5% है, ठीक है। सर आपकी आवाज बिल्कुल जी, कट उसकी वजह गई ये कि थी, मैं इसको समझ पढ़ने लग नहीं गया, आया, ठीक है। मुझे नहीं पता किसी और की बात थी कि मुझे। अच्छा, मैंने बीच में शायद खामोश हो गया था। ये तो मैंने आपको लिंक तो भेज दिया है इसका, जहाँ से आप क्लास पढ़ते हैं। उसके बाद आ गया मैं कैबिनेट डिसीजन नंबर 100 1D, एनी अदर इनकम प्रोवाइडेड दैट द क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन सेटिस्फाई द डी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट है अभी। जी सर। ओके, इन्होंने आपको 4 चीज़ें पढ़ाई हैं। वो जो फ्री जोन टू फ्री जोन ट्रांजेक्शन होंगी, उसमें तमाम एक्टिविटीज़ अदर देन एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़, तमाम इनकम आपकी होगी, ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इनकम डिराइव, ठीक है। क्वालिफाइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी पढ़ा चुका हूँ, राइट। ओके, अंडर आर्टिकल 4 ऑफ दिस डिसीजन, अब हमें इसका 4 भी देखना पड़ेगा।
अच्छा, आपका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि उन्होंने बाकी इनकम्स को भी डाल दिया अदर इनकम लगा के, राइट? अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो एनी अदर इनकम है, क्या ये वो इनकम है जो आपने एक थर्ड कैटेगरी बताई थी? ये जो एक एक्सक्लूडेड देखी थी हमने, एक क्वालिफाइंग, और आपने कहा देखें, था एक थर्ड आपके पास, एक्टिविटी। ओके मैं समझ गया, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ना एक चीज़ को पिक करने में टाइम लगा, ठीक है, क्योंकि तसल्ली से मैं वो सब नहीं पढ़ रहा था। ओके, इनका क्वेश्चन ये था कि ये एनी अदर इनकम क्या है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह का, अभी आप ठीक समझी हैं। या तो जब भी ट्रांजैक्शन होगी, एक फीस ऑन पर्सन दूसरे फीस ऑन पर्सन से कर रहा होगा, या ये फीस ऑन पर्सन मेनलैंड कंपनी से कर रहा होगा, या फीस ऑन टू फीस ऑन। कौन सी ट्रांजैक्शन क्वालिफाइंग इनकम कहलाती हैं? आप एक काम करें, अभी इस अदर इनकम की जगह मैंने जो एक अपना वर्ड निकाला था ना, थर्ड कैटेगरी, आप वो थर्ड कैटेगरी पढ़ लें, ठीक है? ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी जी सर, ठीक है सर, मुझे बस यही कंफर्म करना है। हाँ, थैंक नहीं यू वो सर। मैंने असल में खुद पढ़ा, शुरू में मैं रुक गया क्योंकि मैं रिदम में फ्लो में नहीं था। राइट, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर। जी, आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी ना, अभी आई है, राइट? हाँ जी, अभी आ रही है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक किसी ने पूछा था। सर जो फ्री जोन का अभी हमने फॉर्म पढ़ा है इसका, इसकी आपने कोई चेकलिस्ट वगैरह बनाई हुई है असेसमेंट के लिए कि क्लाइंट आए तो उसको पहले से असेस कर ले बंदा, उसके बाद फॉर्म के अंदर उसके मुताबिक डिसीजन ले ले? हाँ, ये मैंने देखें, कॉर्पोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट एक सेपरेट सर्विस है, ठीक है? और ये जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपने खुद जज करना है और आप कर सकते हैं, ठीक है? हम इसको साथ देख लेते हैं कैसे। मुझे ये बताएं कि बड़ा सिंपल है, आपको मैंने क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ भी बताई हुई हैं, एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ भी पढ़ाई हुई हैं। आपके पास कोई बंदा आता है, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपके पास जी। कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं हाँ आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है? वैसे तो नाम ही में पता चल जाएगा। आप देख सकते जी हैं क्या इनकी एक्टिविटीज़ क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ हैं या एक्सक्लूडेड एक्टिविटीज़ हैं, राइट? जी आपने सिर्फ अपना जी कॉमन सेंस यूज़ करना है। जी लोगों को बेचने के लिए टैक्स प्रोफेशनल ने कहीं उसे कॉर्पोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट का नाम दिया है, कहीं पे अपने अपने फॉर्म डिज़ाइन कर दिए हैं, ठीक है? लेकिन आप सब टैक्स प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको अगर मैं जी कहूँ कि जी आपके पास एक, आपको मैं किसी कंपनी में भेज देता हूँ, तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है? आपको कहता हूँ जज करके असेस करके बताएं कि क्या वो क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन बनता है या नहीं, आप कर लेंगे? जी बिल्कुल कर लेंगे। कर लेंगे, ठीक है? इन्फॉर्मेशन है, आप सब माशाल्लाह कॉमन सेंस रखते हैं। ये जो डिफरेंट सर्विसेज है ना, कॉर्पोरेट टैक्स इम्पैक्ट असेसमेंट और ये बला बला, ये किसी ने इसका जो फुटप्रिंट है वो बनाया नहीं है, किसी ने इसका स्केच नहीं बनाया। सही है। बस एक सर्विस बेचनी सी, ठीक है? सब ने अपने हिसाब से उसको एक असेसमेंट देने के, एक नाम, टैक्स स्ट्रेटजी बनाने का नाम दे दिया, ठीक है? ओके, ओके, रियलाइजेशन बेसिस। हाँ जी, हम ये पढ़ रहे थे, वुड द टैक्सेबल पर्सन लाइकली टू इलेक्ट द यूज ऑफ रियलाइजेशन बेसिस। क्या होता है रियलाइजेशन बेसिस? तो वो जो आपने बता रहे थे कि फेयर वैल्यू और जो कॉस्ट ठीक है, बेसिस है उसमें से डिफरेंस जो मॉडल यूज कर रहे हैं हम।
अगर रियलाइज हो जाएगा अगेन तो उस टाइम फिर ही लिखेंगे। अगर हम रियलाइज, सर रियलाइज किस तरीके से होगा? अगर पैसे रिसीव ही ना हो तो फिर कैसे रियलाइज होगा? अच्छा, यहाँ पे रियलाइजेशन प्रिंसिपल से मुराद वो वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा रियलाइज से मुराद यहाँ पे क्या है, जब आपको पैसे रिसीव हो गए, ठीक है, अच्छा एक इनकम रियलाइज कर ली, जब पैसे रियलाइज हो गए, पैसे मिल गए, उसे कहा जाएगा रियलाइज इनकम। ठीक है, यहाँ पे हमने जब रियलाइजेशन बेसिस देखनी है तो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं पढ़नी, बल्कि कैबिनेट डिसीजन, सॉरी, फेडरल डिक्री लॉ की डेफिनेशन पढ़नी है। ओके, हाँ जी, बैंक और इंश्योरेंस प्रोवाइडर क्या फ़र्क पड़ेगा? द टैक्सेबल पर्सन, अ बैंक और इंश्योरेंस प्रोवाइडर। सर इंश्योरेंस और बैंक वाले उसमें नहीं आते ना, क्या नाम है वो, क्वालिफाइंग इनकम वाली जो सेटिंग है। अच्छा, एक सेकंड प्लीज, सब थोड़ा एक अटेंटिव होकर एक और चीज़ सुन लें। ये आई थिंक मुझसे मिस हो गई थी। जब भी आप पाकिस्तान में होते हैं, आपने सुना होगा कुछ टैक्स प्रोविंशियल लेवल के होते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेवल के होते हैं, फेडरल लेवल के, राइट? मिसाल के तौर पे एजुकेशन किसके अंडर आती है? सेफ एजुकेशन के। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। पुलिस, आर्मी मुल्क की होती है, लेकिन पुलिस अपनी अपनी होती है हर प्रोविंस की। पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, अपने स्टेट को चलाने के लिए प्रोविंसेस ने भी टैक्स लगाए होते हैं। अब आपके यहाँ कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो फेडरल लगाता है, कुछ प्रोविंसेस लगाते हैं। इसी तरह से यूएई में जो 4 स्टेट्स हैं, दुबई, अबू धाबी, इन्होंने कुछ जगहों पे अपने टैक्स, बहुत कम जगहों पे, लेकिन अपने अपने टैक्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, अच्छा बहुत स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज के लिए, और इतने कम इंडस्ट्रीज के लिए कि लोगों को ये पहले पता ही नहीं था कि कोई स्टेट लेवल टैक्स भी मौजूद है। अच्छा। अब कौन से सेक्टर में? एक तो ये जो होती है ना, एक्सट्रैक्शन, तेल वगैरह निकालना है, नेचुरल रिसोर्सेज। साउंड चला गया है। जो ज़रा सी देर के लिए ये डिस्टॉर्शन करते हैं ना, मुझे मेरा सारा मोरल डाउन हो जाता है। ऐसा सुनिएगा, जो एक्सट्रैक्शन है, प्लस बैंक, प्लस सर्विस, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, इन सब के ऊपर स्टेट लेवल टैक्स भी मौजूद है। सही। और इसमें एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक्सट्रैक्शन के केस में, वो हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, उसके नीचे रियलाइजेशन बेसिस का उन्होंने पूछा। अब हमने जब यस किया ना, तो उन्होंने हमसे वाली चीज़ें पूछी हैं कि क्या आप बैंक या इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो आप रियलाइजेशन बेसिस कर रहे हैं, ये किस किस के लिए हैं? ऑल द एसेट्स दैट आर हेल्ड दैट आर सब्जेक्ट टू फेयर वैल्यू और इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग। ये आपने पढ़ा होगा, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहे होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हो रहे होते हैं। कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो आपने अपनी बुक्स में लिखा होता है कि मैंने 500 dirham का खरीदा था। कब खरीदा था? आज से 10 साल पहले। हालांकि आज से 10 साल पहले जो चीज़ 500 की है, उसकी वैल्यू 5000 है। आपके पास दो तरीके से अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, दो से हिसाब किताब कर रहे होते हैं। ये एसेट मैंने 500 dirham का खरीदा था, ये है कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। एक है फेयर वैल्यूएशन मेथड, आज की डेट में उसकी क्या फेयर वैल्यू है। आप हर साल अपने अकाउंट में वैल्यू चेंज करते हैं, आप कहते हैं आज उसकी फेयर वैल्यू इतनी हो गई है, ठीक है। अच्छा, जो फेयर वैल्यू पे हैं, क्या आपने उनको चुनना है, या ऑल एसेट एंड लायबिलिटी हेल्ड ऑन कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ अ टैक्स पीरियड? क्या मतलब होता है हेल्ड ऑन कैपिटल अकाउंट? लास्ट क्लास प्लीज, अभी हमने आज की क्लास स्टार्ट भी करनी है।
ये तो फिर कॉस्ट बेसिस जो हमारी बैलेंस शीट बनी हुई है उसके मुताबिक होंगे ना, कैपिटल तो उसमें जो रूटीन में हमारा होता है उसी के मुताबिक होता है, और एसेट्स भी। अच्छा देखें, जब भी आपको कोई जुमला नहीं समझ आता, आपने उसकी जो डेफिनेशन पूछनी है ना, वो कहाँ से पूछनी है? वो आपने उसी लॉ से जाके पूछनी है। अगर अकाउंटिंग में कुछ जुमला ऐसा आ गया जो आपको नहीं समझ आता, तो हम इसमें फेडरल डिक्री लॉ में चले गए। ठीक है, अभी आपको मैंने पढ़ने का नहीं बोला, आप अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स बेशक ना पढ़ें, फेडरल डिक्री लॉ और ये चीज़ें, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा रोक के रखें, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फेडरल डिक्री लॉ क्या है, कैबिनेट डिसीजन क्या है, मिनिस्ट्रियल डिसीजन क्या है। इसने जब रियलाइजेशन का जिक्र किया, ठीक है, ऐसा ये मैं आपको बता चुका हूँ, यूएई में चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 6 है अब इसका, कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम, उसमें आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 2 3 4। पाकिस्तान में इस तरह से आर्टिकल वाला डिजाइन नहीं है, आर्टिकल इस तरह से मैंने नहीं सुना हुआ, सेक्शन सब सेक्शन होते हैं उसमें, तो यहाँ पे चैप्टर आर्टिकल के इर्द गिर्द घूमता है। अब यहाँ पे जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस का जिक्र आया, उसने नीचे क्लास 3 में उसकी डेफिनेशन भी दे दी। एसेट held on capital accounts refer to assets that the person does not trade, assets that are eligible for depreciation, और assets treated under applicable accounting as PPE, investment property वगैरह। अब इसमें आप समझ लें कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट आप उन्हें समझ लें, इसमें इन्वेंट्री नहीं आती, जो बेचने के लिए रखी है वो नहीं आती। ठीक है, तो जब भी कोई डेफिनेशन जहाँ पे अनक्लियर हो, आपने लॉ उठा के देखना है कि इस लॉ में उसे कैसे डिफाइन किया गया। ठीक है, उसके आगे चलते हैं ट्रांजिशनल रूल। ट्रांजिशनल रूल क्या लिखा हुआ है? क्वालिफाइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने क्या शेयर करना था? Okay. If the taxable person making an election to adjust the taxable income from for gains recognized on any qualifying immovable property on prior to the first tax period. हाँ जी, यहां पर भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। फर्ज करें आपने एक प्रॉपर्टी ली थी 2001 में, तब उसकी वैल्यू थी 1 लाख दिरहम, आज उसकी वैल्यू है 50 लाख दिरहम। आप वो प्रॉपर्टी अपनी बुक्स में कॉस्ट मॉडल पे कैरी कर रहे हैं, आप अपनी बुक्स में सबको बता रहे हैं कि ये आपने 1 लाख दिरहम की खरीदी है, आपने बेची है 2025 में, तो आपके लिए तो सीधा सीधा 49 लाख टैक्स आ गया। हालांकि वो 49 लाख सारा इससे रिलेट नहीं करता होगा टैक्सेबल पीरियड से, वो पहले से भी रिलेट करता होगा, राइट? तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पहले दिनों में इसको नोट कर लेते हैं और इलेक्ट करते हैं कि आप जो पिछले सालों के होंगे गेन्स, उनके पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, प्लीज इस पॉइंट को एक बार रिपीट कर दीजिएगा, अभी जो आपने एग्जांपल बताई है। देखें, फर्स्ट करें आपने एक बिल्डिंग ली 1 लाख दिरहम की, ठीक है, लेकिन ली कब है? आज से 50 ईयर बैक। ठीक है, 2025 में वो सेल हुई 15 मिलियन दिरहम की। अब आपका गेन कितना है?
आपने 1 दिरहम की चीज 150 दिरहम में बेची, 149 दिरहम आपका गेन बना। क्या ये सारा 149 दिरहम आपने सेल की, आपने अपनी अकाउंट्स में लिख दिया गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी? बट द क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी तो इतने सालों से आपके पास थी जब कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। क्या उन सालों के गेन पे भी टैक्स लगना चाहिए? सर ये नो सर। गेन जो है वो तो रियलाइजेशन बेसिस के ऊपर नहीं होता। देखें, अगर आपको पैसे मिल भी रहे हैं, आपने फर्ज करें कि आपने रियलाइजेशन बेसिस को चुन लिया कि जिस वक्त मुझे पैसे मिलेंगे, बिल्डिंग सेल होगी, मुझे तब, आप देखिए, आप फेयर वैल्यू मॉडल फर्ज करें नहीं कैरी कर रहे, आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, बिल्डिंग भी की, क्या फर्क पड़ेगा? आपका क्या गेन आएगा 149 मिलियन? सर आएगा। गेन तो आएगा सर। ठीक है, लेकिन वो पिछले सालों से भी रिलेट करता है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको इलेक्ट करें कि जो पिछले सालों वाला गेन है ना, जो जब तक पहला टैक्स पीरियड नहीं था, उसको इसमें शामिल ना किया जाए। ठीक है, पॉइंट समझ गए? अब जो होगा क्या, अब ये देखा जाएगा कि जब आपका टैक्स पीरियड स्टार्ट हुआ, उसके स्टार्ट पे इसकी फेयर वैल्यू क्या बनती थी, उसके हिसाब से देखा जाएगा आपका गेन लॉस कितना है। फॉर द पीरियड यू मीन टू से कि वो और द जितना पीरियड, और द पीरियड देखा जाएगा। से ठीक है, क्लोजिंग के दरमियान में इंक्रीज हुआ है उसको डिफाइन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है अथॉरिटीज इसको मानेंगी सर? जी। अथॉरिटीज जो है टैक्स सर की, जी, वो ये इसको फेयर वैल्यू मानेंगे मॉडल अभी? डेफिनेटली आपने जो वैल्यू, एक यहाँ पे सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे एफबीआर ने प्रॉपर्टी के रेट डिफाइन किए हुए हैं, तो नहीं यूएई में नहीं है। और वो पिछले साल का रेट एक डिफरेंट है, मतलब 2023 का और 24 का डिफरेंट रेट है। तो क्या यूएई में भी इस टाइप के रेट्स डिफाइन किए होते हैं उन्होंने, टैक्स लॉ, ये ऐसा कंपनी पाकिस्तान रेगुलेशन? में ऐसे है कि, अच्छा होता ऐसे है कि पाकिस्तान में एफटीए ने अपने, सॉरी पाकिस्तान में एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने अपने रेट्स बनाए हुए हैं एरिया वाइज के, फलां एरिया का इतना रेट है, फलां एरिया का इतना रेट है। और जहाँ तक मुझे इल्म है, वो वाले रेट्स भी रियल फेयर वैल्यू से कम है। एम आई राइट मंजूर? सर रिसेंटली इन्होंने 75% जो है वो इंक्रीज किया है रेट। तो अब मार्केट के रेट, रियल वैल्यूज जो हैं वो बहुत कम है, और जो एफबीआर रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं। अच्छा, मुझे आज से 3-4 साल पहले का पता है, तब तो मैंने सुना था कि जो एफबीआर के रेट्स हैं वो बहुत कम है। जस्ट इसी साल उन्होंने चेंज किए हैं सर। अच्छा, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन यार, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। ओके, अब होता क्या है सर कि यूएई में, जी, यूएई में, अच्छा सर, ये जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये हम फॉर द पीरियड का एक्सक्लूड कर रहे हैं, जैसे अब 2023 में कॉर्पोरेट टैक्स आया और ये हम अभी देख रहे हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस, लेकिन ये हम क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं कि उन पीरियड्स को कि जब जो कॉर्पोरेट टैक्स पहले था पहले का, ही नहीं? उसको निकाल दें, उसको हम नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि उसकी, सर अगर आज के बाद 5 साल बाद जाके कोई इसी तरीके से किसी को गेन होता है, तो वो फॉर हम्म, द पीरियड तो नहीं होगा ना, क्योंकि अब कॉर्पोरेट टैक्स को आए हुए 5 साल गुजर चुके हैं, तो आप इसको उसकी देखें, फेयर इसमें वैल्यू। लिखा हुआ क्या है, देखें एक मिनट, इसके आखिर में, जुमले के आखिर में लिखा हुआ है ऑन प्रायर टू द फर्स्ट टैक्स पीरियड। ठीक है, जो फर्स्ट टैक्स पीरियड से पहले ली गई हैं उसको हमने एडजस्ट करवाना है। ठीक है, इसको इसलिए आप फॉर द पीरियड ना भी कहें तो बेहतर है, फॉर द पीरियड की टर्म ठीक नहीं है। बस ये कह लें कि जो पहले सालों का था ना, जब पहला टैक्स पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुआ था, उससे पहले वाले गेन को आप एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, एडजस्ट कर दें। अच्छा, सर ऐसे कंसेप्ट से भी देखें, अगर सारे के सारे रियलाइज कर देंगे गेन, तो फिर मसला बनेगा इकट्ठा पिछले सालों का सारा। ओके, जैसे अब 1 लाख अच्छा, वाले को 50 लाख की चीज होगी है, तो उनका 49 ओके, लाख होनी है वो। ओके। अच्छा, यूएई में कुछ ऐसे पहले, मेरे पास 3-4 दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि आप क्या रियल एस्टेट वैल्यूएशन की सर्विसेज देते हैं?
अब मैंने उसको आगे रेफर कर दिया था किसी के पास। मैंने उससे कहा था मुझे 15% कमीशन मिल जाएगा फीस का, बाकी आगे ले लेंगे। जहाँ तक मुझे इल्म है, जो DLD है ना, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, उसने कुछ रेट दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो FTA कैसे उसको करेगा, क्योंकि FTA ने कहीं पे अपने रेट को कोई ऐसे रेट नहीं मेंशन किया, और कहीं पे ये भी नहीं मेंशन किया कि वो DLD के रेट मानेगा, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के। However, फेयर वैल्यू अभी कहीं पे ऐसे डिफाइंड रेट मौजूद नहीं है। अच्छा, इज द टैक्सेबल पर्सन मेकिंग, ओके, ये तो हो गया। क्वालिफाइंग इंटेंजिबल एसेट्स का पता है आपको? क्वालिफाइंग इंटेंजिबल एसेट ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, या उससे मिलता जुलता प्रोसेस, इस तरह का प्रोसेस गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ किसी भी इंटेंजिबल एसेट को रजिस्टर करने का प्रोसेस अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से मिलता जुलता है तो दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइंग इंटेंजिबल। आप कैसे तमाम ट्रेडमार्क आपका एक इंटेंजिबल एसेट होता है। इसको स्टैंडर्ड बनाया गया लॉ में, जितने भी इंटेंजिबल ट्रेडमार्क की पैटर्न पे रजिस्टर होते हैं, दोज ऑल आर क्वालिफाइंग इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, पता होगा आप, सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र था, उसके बाद उन्होंने जिक्र किया इंटेंजिबल एसेट का। लेट मी अंडरलाइन। ओके, ये सबसे पहले उसने जिक्र किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, फिर उसने जिक्र किया इंटेंजिबल एसेट का, और फिर उसने जिक्र किया क्वालिफाइंग फाइनेंशियल एसेट और क्वालिफाइंग फाइनेंशियल लायबिलिटीज का। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या होती हैं? आई बिलीव आप में से जो अकाउंट्स वाले हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। कोई बताएगा फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या होती हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज में फिक्स एसेट्स हो गए हमारे, और करंट एसेट्स हो गए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई हमारी, शॉर्ट टर्म इक्विटी। नहीं, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, सीए वाले, सीए फाइनलिस्ट कोई नहीं है लॉन्ग जरा? लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए हमारे, और लाइबिलिटीज हो गई, या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो गई। इस तरह एसेट साइड पे हमारे फिक्स एसेट्स हैं, और एडवांस अगेंस्ट सेल्स क्या फाइनेंशियल एसेट होता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है? ये फाइनेंशियल एसेट है। सर लिक्विड एसेट जो होता है, लिक्विड एसेट को बोलेंगे ना। लॉसेज में आ जाएगा ना ये। यह सीए फाइनलिस्ट कौन है मुझे पहले ये बताएं। बाकी और आप सीए फाइनलिस्ट हैं? मैं सर एशिया में नहीं फाइनलिस्ट हूँ, एशिया में। नहीं, सीए सर वाले इसमें मंजूर किधर गए? मंजूर हुसैन, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही सर। हाँ जी, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, ये आप समझ जाएं। अगर मैं उनको डिफाइन करूं, ऐसे कॉन्टेक्चुअल एसेट्स जिनकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश में हो, ठीक है, उनके अगेंस्ट आपको कैश मिलना हो, ठीक है। अगर कोई चीज सेल होगी आपको कैश मिलेगा, तो वो फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं आती, आपकी इन्वेंट्री नहीं आती, रिसीवेबल्स आते हैं। जी एडवांस बिल्कुल। अगेंस्ट सप्लाईज नहीं आती, में ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स गिवन, रिसीवेबल्स, डेरिवेटिव्स, डेफिनेटली ये सारे आ जाते हैं।
हाँ, वैसे सारे रिसीवेबल सारे आते हैं, एडवांसेस नहीं आते अगर उनके अगेंस्ट आपने कुछ सप्लाईज करनी हो, ठीक है भाई, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई अकाउंट्स बैकग्राउंड का नहीं है, बिल्कुल टेक्स्ट में काम कर रहा है, तो आपने अकाउंट्स उठा के बस उसमें मेंशन होता है ये फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी। जो प्योर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ना, उसका काम होता है वो अपने अकाउंट्स में बना के दे कि ये फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज है। ओके, इसके बाद आ गया हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन, स्मॉल बिजनेस रिलीफ। हाँ जी, स्मॉल बिजनेस रिलीफ से क्या होता है, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। सर स्मॉल बिजनेस रिलीफ अगर हम इसको यस करेंगे तो फिर हमारी सिंप्लीफाइड रिटर्न हो जाती है, जिसके सिर्फ आई बिलीव 3 फॉर्म्स होंगे। और क्या होगा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क पड़ेगा। पर टैक्स नहीं देना होगा। इन केस हाँ जी, ऑफ क्या लॉस फर्क हम पड़ेगा? वो क्लेम नहीं कर सकते अगर हम ये इलेक्ट करते हैं स्मॉल सॉरी बिजनेस बाकी रिलीफ। दोबारा बोलें प्लीज। अगर हम ये इलेक्ट करते हैं स्मॉल बिजनेस रिलीफ को, तो आगे हमें फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो उसको हम क्लेम नहीं कर सकते, बिजनेस लॉस। ये मैंने बताया था वैसे। जी बिल्कुल पिछले आपने लेक्चर में बताया। बताया था। ठीक है, अच्छा अब ये प्लीज तवज्जो से सुनिएगा। मैं अपने क्लाइंट से ये भी पूछता हूँ कि क्या आपको ये लगता है कि आपका बिजनेस लॉस में है? अगर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि अगले 2 सालों तक कोई लॉस होने का रिस्क है? स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्या है? अगर आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम है, आपने कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा, 3 मिलियन दिरहम से कम है लेकिन आप लॉस में जा रहे हैं, आपका 1 साल का जो प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस में है। अगर आप लॉस में है, इसका मतलब है आपने टैक्स तो देना ही नहीं है। आप स्मॉल बिजनेस रिलीफ ना भी क्लेम करें, आपने टैक्स नहीं देना। आप ऐसी जगहों पे अगर स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करके बैठ जाएंगे ना, आने वाले सालों में आपको इस लॉस का बेनिफिट नहीं होगा। समझे मेरी बात? तो आपने ये बड़ा सोच समझ के स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करना है। ठीक है, अच्छा, उसके आगे आगे ट्रांसफर विद इन अ क्वालिफाइंग ग्रुप। ये वो पॉइंट्स हम अल्लाह के फजल करम से आज के टॉपिक पे आ गए हैं। क्वालिफाइंग ग्रुप क्या होता है, तवज्जो से सुनिएगा। अभी मैं बस एक जुमला बोलने लगा हूं, इसको ऐसे ही सुन लीजिएगा। हम इसको सुनने के फौरन बाद इसको समझने लग जाएंगे कि ये क्या चीज होती है। अगर आप 2 कंपनी हैं, वो एक क्वालिफाइंग ग्रुप में आती हैं। क्वालिफाइंग ग्रुप क्या होता है अभी हम देखते हैं। अगर 2 कंपनीज, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ये दोनों क्वालिफाइंग ग्रुप में आती हैं। क्वालिफाइंग ग्रुप का क्या मतलब है, सुनिएगा। पहली एक मेन कंडीशन है कि एक कंपनी दूसरे को 75% होल्ड करे। कंपनी ए ने कंपनी बी में 75% शेयर लिए हों, या कंपनी बी ने कंपनी ए के 75% शेयर लिए हों, या किसी थर्ड पार्टी ने इन दोनों में 75% के शेयर लिए हों। दोनों की होल्डिंग अंडर कॉमन कंट्रोल हो अप टू 75%। ठीक है, अब ये कंपनी ए है और कंपनी बी है। अब हम इसमें कहते हैं ये दोनों सेम क्वालिफाइंग ग्रुप में है। बाकी भी कंडीशन है क्वालिफाइंग ग्रुप की, उनको हम बाद में देखते हैं। या तो कंपनी ए कंपनी बी को 75% होल्ड कर रही है, या कंपनी बी कंपनी ए को 75% होल्ड कर रही है, या कोई थर्ड पर्सन है। मिसाल के तौर पे अबू बकर की बात कर लेते हैं। अबू बकर ने कंपनी ए में भी 75% शेयर लिए हुए हैं, कंपनी बी में भी 75% शेयर लिए हुए हैं। अब होगा क्या, इनके वालिद साहब एक हैं, कंपनी ए के भी कंपनी बी के भी। कौन से हैं वालिद साहब? अबू बकर। अबू बकर आपकी शादी हुई है? जी हुई भी सर। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब आप 2 कंपनीज के भी वालिद। अब देखें, इनका ऑनर एक ही है, ऑलमोस्ट कह लें कि 75%। एक बड़ा इंटरेस्ट आपके। अब कंपनी ए कंपनी बी को कोई चीज़ बेचे, या कंपनी बी कोई कंपनी ए को कोई चीज़ बेचे,
उस पे अगर कोई प्रॉफिट कमाएंगे आपको कोई खास फायदा नहीं है, समझे? अगर जॉइंट फैमिली में एक भाई दूसरे भाई को कोई चीज बेचता है, प्रॉफिट कमाता है, अगर आप उस यूनिट को देखेंगे ना, उस घर को देखेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है? क्योंकि पैसे प्रॉफिट घर के जी बाहर सर से ठीक नहीं आया, ठीक है? अच्छा, अब होता ही है कि जब भी जी, दो घर के कंपनी अंदर ही घूम गया। मेंबर हैं, जब भी दो कंपनी क्वालिफाइंग ग्रुप के मेंबर हैं, उनके पास ये इख्तियार है कि अगर एक दूसरे को कोई चीज बेचता है तो उसको पे कोई गेन या लॉस अगर आता भी है, कोई प्रॉफिट कमाया भी जाता है, उस पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये एज्यूम किया जाएगा कि ये वाली ट्रांजैक्शन विदाउट एनी गेन लॉस हुई है। मैंने अपनी किताबों में एक चीज रखी हुई थी 100 दिरहम की, अबू बकर को भेजी, ये सेम क्वालिफाइंग ग्रुप में थे, मैंने इनको बेची 120 की, लेकिन मैंने इलेक्ट कर लिया, ये किसने इलेक्ट करना है? ये ट्रांसफर ने इलेक्ट करना है, जिसने चीज बेची है उसने इलेक्ट करना है कि यार मैंने अकाउंट में लिखा हुआ है कि 20 दिरहम मैंने प्रॉफिट कमाया है अबू बकर से, 100 की चीज भी 120 की बेची है, लेकिन ये जो 20 दिरहम का प्रॉफिट कमाया है ना, इस पे टैक्स मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट कर लिया कि आई एम मेंबर ऑफ क्वालिफाइंग ग्रुप और मैं ये रिलीफ हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा क्या अच्छा, कंडीशन होंगी? सही हो गया। इंटरनल मतलब कि जो इंटरनल होगी, लेकिन याद रखिएगा आपने जब प्रैक्टिकली बैठेंगे ना जी करने, आपने काफी सारी चीजें देखनी होंगी। मिसाल के तौर पे अगर ये वाली चीज मेरी बुक्स में 100 दिरहम की थी, आपकी बुक्स में कितनी की होनी चाहिए रिकॉर्डिंग? 120। 120 की, लेकिन जो टैक्स अथॉरिटीज होंगी ना, वो कहेंगी फैजान ने 100 का बेचा, आपकी बुक्स में भी 100 ही का आया, यानी उन्होंने गेन को इस्तेमाल ही नहीं किया, ऑन ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। 100 सही दिरहम है। की चीज उधर भी 100 दिरहम की रही। आगे चलते हैं। एक और प्रॉब्लम होगा आपकी डिप्रिसिएशन में। आप जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे कि यार मैंने तो चीज ली हुई है 120 दिरहम की, इस पे आप 120 के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? और क्या कंडीशन है देखें, जो क्वालिफाइंग ग्रुप के तमाम मेंबर्स होते हैं और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये जो सर कंपनी ए आपकी और बी, टाइपिंग स्क्रीन नजर नहीं आ रही? स्पीड नजर, टाइपिंग वाली नहीं है, दूसरी है। सॉरी ये तो फिर अब आ मेरा रही। जो मैंने आपको सारा पढ़ाया है, ये भी वाला कॉन्सेप्ट हवाई में होगा। अच्छा, ये 75% याद रखिएगा। नंबर सेकंड, मेंबर मस्ट बी रेजिडेंट कंपनी और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी नेचुरल पर्सन नहीं। अच्छा, ये होना भी नेचुरल पर्सन नहीं होगा, ठीक है? ये हमेशा ज्यूडिकल पर्सन के लिए, रेजिडेंट ज्यूडिकल पर्सन, और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट ज्यूडिकल पर्सन। हाँ जी, नेचुरल पर्सन पे क्यों नहीं इलेक्ट होगा? क्या नेचुरल पर्सन, पहले अपनी कॉमन सेंस यूज करके बताएं, क्या नेचुरल पर्सन एक क्वालिफाइंग ग्रुप का मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये टर्म जो यूज हुई है ये कंपनीज के लिए हुई है, तो कंपनी की 75% विद ये होल्डिंग कंपनी होनी है। नहीं, आप अगर होल्ड कर रहे हैं, फर्ज करें कि आपने कंपनी ए में भी 75% शेयर लिए हुए हैं, कंपनी बी में भी लिए हुए हैं, जी तो जी कंपनी ए और कंपनी बी तो क्वालिफाइंग ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन आप नहीं हैं, जी, ठीक बिल्कुल है? मैं नहीं हूँ। अच्छा, जी उसके बाद ये याद रखिएगा कि ये या तो रेजिडेंट के लिए है, या नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्टेट सोर्स इनकम के लिए भी नहीं है और नेक्सस के लिए भी नहीं है। हाँ जी, इसके बाद और नेक्सस भी तो ज्यूरिडिकल पर्सन होता है ना? हो सकता है, लेकिन नेक्सस को ये सहूलत दी नहीं गई। उसकी वजह ये है कि नेक्सस, फर्ज करें एक कंपनी है पाकिस्तान में, एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसने दुबई में कोई खरीद ली है बिल्डिंग, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो दैट नॉट एन एक्टिव बिजनेस, ठीक है? ये जो चीज़ है ना, ये सारी या जुरिडिकल पर्सन रेजिडेंट को दी गई, या नॉन रेजिडेंट के केस में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को दी गई।
परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज अ बिजनेस, उसमें गेन लॉस का कॉन्सेप्ट है, उसमें चीज एक को दूसरे को बेचता है। अब नेक्सस होगा तो उसमें इतना ज्यादा लेने देने का बेचने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई भी QFZP क्या बनता है? क्वालिफाइंग फीस ऑन पर्सन नहीं होना चाहिए। दोनों की हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक है, दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी भी और अकाउंटिंग पीरियड भी सेम होना चाहिए। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर ये जो 75% होल्डिंग है यहाँ, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ आ जाएगा ना? थैंक यू अबीर। ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाऊंगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ आ जाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है मैं कंपनी ए को होल्ड करता हूँ, कंपनी ए कंपनी बी को होल्ड करती है। इसको हम जरा नेक्स्ट क्लास में तसल्ली से पढ़ते हैं, ठीक है। आज असल में हमारा रिवीजन भी मैंने साथ की, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा तसलसल, हमारी कंटिन्यूटी टूट रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब एक लाइन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास लाजमी लीजिएगा। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न कंप्लीट कर देंगे, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारा वैट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। यार नोट्स असल में मेरा ना पता है क्यों देने का दिल नहीं करता। ये जब तक इधर आप बीच में पढ़ रहे होते हैं, मसला ये है कि आप ये सारा अगला ओके मैं भेज देता हूँ आपको, लेकिन आपने फिर ये जो अगले हैं ना, ये मुकम्मल तौर पे उनको नहीं देखना, मज़ा नहीं आता पढ़ाते हुए, ठीक है। कुछ आप कंप्लीट करके ही भिजवा दीजिएगा प्लीज। अपना अपना होता है, क्योंकि मेरे हमेशा बैच में ये शिकायत रही है, हर बैच में 10 बैचेस में से कि आप नोट्स पढ़े लेट देते हैं। बाकी सुनाए, मज़ा आ रहा है, समझ आ रही है? मजा तो आ रहा है सर। आज जो आपने रिवाइज कराई है बड़ी हैवी किस्म की रिवीजन, और मजे की होगी पीछे सारा आपने। हाँ, मुझे अब कल की पैनाडोल की बड़ी क्लास के ज़रूरत बाद पेश आ रही है, क्योंकि मौसम अभी चेंज 3 हो मिनट के रहा बाद है, आप दुबई से इधर आए, अब इधर ठंड स्टार्ट होगी, आप मूंगफली खाएं, मौसम ठीक है। हाँ, मूंगफली अच्छा तो थोड़ा माशाल्लाह आपके मेरे इलाके की है ना। नहीं सर। आपके आपके इलाके की मूंगफली जो है वो मीठी बहुत होती है। हाँ, जायका बड़ा अच्छा होता है थोड़ा जैंड का, अटक का। ठीक है। सर कॉर्पोरेट टैक्स पे कोई रिटर्न पे कोई वेबिनार वगैरह भी करेंगे कल भी कंप्लीशन के बाद? यार असल में वो देखें बाकर, वो मैंने पिछले बैचेस वालों के लिए करवाया था, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा कभी नहीं था कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि मैं जब उनको पढ़ाने बैठता हूँ ना, उनको कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न तमाम कॉर्पोरेट टैक्स कवर करती है। मेरा ये ख्याल था कि उन बच्चों ने रिवाइज किया होगा कि ये क्वालिफाइंग फीस 1% क्या होता है, ये वो। अब उनको आता जाता ही कुछ नहीं है, मैं उस पर क्या वेबिनार करूंगा, मैं उनको क्या सिखाऊंगा? जिसको कॉर्पोरेट टैक्स के कम से कम थ्योरी याद है ना सारी, क्वालिफाइंग फीस 1% क्या होता है, स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्या होता है, फिर तो मैं उन्हें रिटर्न दिखा दूं। तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है वेबिनार की, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, और पिछले वाले बैचेस को मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा हुआ। ठीक। बाकी वह मेरा दिल है कि मैं इंशाल्लाह ताला एक अदर लेक्चर जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं पढ़ा सकूँ ऑन यूट्यूब पे डाल दूँ, एक अदर इंस्टीट्यूट से बात करके, अगर वो विलिंग हो, क्योंकि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स गुड हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न रजिस्ट्रेशन ये कर लेंगे, ठीक है। पोर्टल को नेविगेट करना थोड़ा एक, जब तक आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं होती आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि अगर यूएई में नहीं है तो लोगों से कम लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर रहे होंगे, ताल्लुकात बना रहे होंगे, रेफरेंसेस, लिंक्स, और बेशक ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर दें, जैसे भी करें, अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मुझे बताते रहा करें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे एक और स्टूडेंट कल काजिम नाम था, वो पिछले बैचेज से थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फार्म खोली। तो टोटल तकरीबन आप कह लें कि 10 बैचेज में से 10 प्लस लोग हो गए हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं।
और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कोई ऐसा भी होगा जिसने जॉब करने के लिए कोर्स लिया होगा लेकिन बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, ओके, क्लास मेरा एक और बैच है। थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।